अच्छा, चलो ठीक है, तो आपकी कॉपी चेक करता हूँ पहले। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ भी थी जो दिखानी भी थी आपको। ये वाली आपकी है ना? यस सर। हाँ। देखो, जो पहला क्वेश्चन था ना, इसमें थोड़ा आप ध्यान से देखना। देखो, गरीबी व भुखमरी से संबंधित मुख्य मुद्दे क्या है, ठीक है? ये क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है, मेन डिमांड। अब जैसे आपने इसमें क्या किया है कि गरीबी के बारे में तो बता दिया आपने, क्या है? तो देखो, दो तीन तरीके होते हैं आप, ठीक है, ये रिपोर्ट से भी शुरू कर सकते हो आप इंट्रोडक्शन, ठीक है? या फिर जो है आप हमेशा ये चीज़ याद रखना कि गरीबी या भुखमरी को डिफाइन भी कर सकते हो, ठीक है? एक तरीका ये भी होता है, आप नॉर्मली डिफाइन करके कर सकते हो। अब जैसे आपने यहाँ पे क्या किया है, गरीबी भुखमरी एक दूसरे से संबंधित में वैश्विक चुनौती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 127 देशों में 105वें स्थान पर है, ठीक है? तो आपको थोड़ा पॉवर्टी का डाटा भी बताना चाहिए था कि सचिन तेंदुलकर कमेटी है उसके अनुसार इतनी है भारत में पॉवर्टी है, और ये जो पॉवर्टी है सब ऐसी बात है भुखमरी को बढ़ाती है, ठीक है? तो ऐसे कोरिलेशन में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? दूसरी बात, देखो यहाँ पे आपको, देखो मैं एक और चीज़ बताता हूँ, जब भी कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप ऐसे आंसर मत लिखा हो जैसे आपने क्या किया, एकदम नॉर्मल पॉइंट लिखे हैं एक तो पहली बात, ठीक है? दूसरी बात, हमेशा जब देखो मुद्दे आएंगे तो इश्यू क्या होता है, हो सकता है सामाजिक इश्यू भी हो, भाई गरीबी भुखमरी होगी उससे सामाजिक मुद्दे भी इश्यू जनरेट हो गए, ठीक है? उसके बाद में आपको आर्थिक भी लिखना है, ठीक है? राजनीतिक भी लिखना है, ठीक है? इस तरीके से आपको डिवाइड करके लिखना होगा, ये चीज़ याद रखना, तब आपका एक कंप्लीट आंसर माना जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है? तो इसमें यही कमी दिखी, आपने इस एंगल से नहीं लिखा, आपको इस एंगल से लिखना चाहिए था। समझ, सोशल इशू क्या जनरेट होते हैं, आर्थिक इशू क्या आते हैं, राजनीतिक इशू क्या होते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आईआर के भी इशू रहते हैं, तुम्हें पता, जब मान लो स्वाभाविक सी बात है कि कोई गरीब देश है, भुखमरी है वहाँ पे, तो इन्वेस्टमेंट उससे प्रभावित होता है। तो आपको मतलब थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा इसका सॉल्यूशन को, तो आपको अब ऐसे नहीं, ये देखो यही होता है। अब इस आंसर में आपको आराम से 2 ढाई मिलेगा, परंतु अगर आप इस तरीके से एंगल से लिखोगे और आराम से फ्लो चार्ट बना के लिख सकते थे आराम से मुद्दे, उसमें जैसे मान लो कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य करके, फिर उसमें 2-2 3-3 पॉइंट बना देते, बस हो गया। तो आपका रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा हो जाता, दूसरी बात जो आपका पॉइंट जो है और ज़्यादा अच्छे आ जाते इसमें। तो ये चीज़ याद रखना, इस क्वेश्चन में तो आपको बहुत सुधार करना पड़ेगा। जैसे आपने नॉर्मल लिखा है, इसमें निर्धनता रेखा निदान में विवाद है जिसकी योजनाओं को लक्षित वर्ग तक पहुंचाने में कठिनाई है, ठीक है? अब आपको तो ये चीज़ याद रखना कि संबंधित मुख्य चुनौतियाँ क्या है, भुखमरी और गरीबी भुखमरी से समय देखो, एक चीज़ याद रखना, जब गरीबी में एक पॉइंट बताता हूँ आपको, जैसे गरीबी और भुखमरी होती है ना, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि उस देश में जो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कभी नहीं होगा, क्योंकि वो पॉलिटिकली पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। दूसरी बात, वो डेमोक्रेटिक वैल्यू से कभी महत्व ही नहीं समझेंगे। समझ लो, अब जो व्यक्ति गरीब है भाई, उसको वोट का क्या मतलब है? उसको इसीलिए क्या होता है ना कि पॉलिटिकल करप्शन को भी बढ़ावा देता है ये। समझ में आता है, उनके लिए, गरीब के लिए तो ऐसा नहीं, 2 वक्त की मुझे खाना मिल जाए, अगर कोई मान लो कि वोट का, एक वोट का 500 रुपये दे रहा है, तो ये थोड़ा जो अपना डेमोक्रेटिक कल्चर है वो भी खराब होता है, ठीक? दूसरी बात है, तो सोशल इशू, सोशल इशू में क्या होता है, एक तो क्लास जो है, क्लास जो है मतलब जैसे गरीब होता है लो क्लास हो गया, ठीक है? तो ये वाला क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ता है। दूसरी बात है हायरार्की जो बनती है, उसके कारण मैं मान के चलो कि तो उसका भी नुकसान होता है, जैसे कास्टिज्म इनका बहुत ज़्यादा होता है। आप मोस्टली देखना है जो गरीब लोग होंगे, जो मोस्टली जो है एससी एसटी शेड्यूल कास्ट में ही रहते हैं, तो ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे तो एक अच्छा आप आंसर लिख पाओगे। तो ये चीज़ याद रखना, आपने नॉर्मल पॉइंट लिखे हैं वो। भुखमरी देश के लिए बहुत बड़ी समस्या, गरीब भुखमरी दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा पीडीएस प्रणाली, मनरेगा, अंत्योदय योजना, एमपीपीएस आदि योजना की शुरुआत की गई, स्वतंत्र कार्य लक्ष्य उनकी, तो ये ठीक है, आपने एसडीजी को इन्वॉल्व किया है। दूसरी बात, आपको ये भी दिखाना है कि भाई समय की बात है, ये गरीबी और भुखमरी विभिन्न मुद्दों से जुड़ती है, इसका समाधान शीघ्र अतिशीघ्र होना चाहिए, इसके लिए सरकारी प्रयास ये किए गए हैं, परंतु इसमें और जो है तीव्रता लाने की जरूरत है, ताकि अपन इसका उन्मूलन करके भारत को विकसित देश बनाया जा सके। तो इस तरीके से और कंक्लूजन आप बेस्ट वे से लिख सकते हैं, ठीक है? अब ये वाला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड ये है कि आपको इसको डिफाइन करना है। इसमें हमेशा याद रखना कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपके पास जो बेस्ट डेफिनेशन वो लिखो। दूसरी बात, बेस्ट डेफिनेशन का अगर मान लो जैसे नीति आयोग द्वारा है, ठीक है, या वर्ल्ड बैंक की है, तो ऐसे डेफिनेशन लिखोगे ना तो उसको ज़्यादा आपका इम्पैक्ट रहता है। तो आप हमेशा जब भी ऐसा डेफिनेशन कोई भी याद कर रहे हो तो हमेशा ऐसे चुनो
कि जिसमें नीति आयोग है या ठीक है या इस मिनिस्ट्री ने ऐसा बोला है या मान लो कि इकोनॉमी सर्वे में दिया है, तो वो ज़्यादा थोड़ा रिलेवेंस उसका बढ़ जाता। ठीक है। ई गवर्नेंस का अर्थ है कि सरकार द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रशासनिक कार्य को डिजिटल रूप से संचालित करना है। ये नॉर्मल हो गया, थोड़ा आपको इसको थोड़ा और अच्छे से कर लेना है इसको, ठीक है। चलो कोई नहीं, पर ये है पहली डिमांड। अगला देखो, ई गवर्नेंस की विशेषताएं। अब देखो ये दूसरी डिमांड हो गई, ठीक है। लाभ का उल्लेख कीजिए, ठीक है, ये तीसरी डिमांड हो गई। इसके सम्मुख चुनौतियाँ क्या है, ये 4 डिमांड हो गई। अब देखो एक ही क्वेश्चन में 4 डिमांड। अब देखो आपको इसमें देखते हैं, आपने लाभ लिखे हैं। अब देखो पहले आपने विशेषताएं नहीं लिखी, तो ये यहाँ पे आपने एक तो आप ये देखो, ये यही चीज़ होता है जब क्वेश्चन आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना तो ये गड़बड़ी होती है। अब देखो आपने विशेषताएं लिखी नहीं इसमें, आपको विशेषता भी तो लिखनी थी ना, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। चलो आपने लाभ लिखे, विशेषता लाभ अच्छा दोनों एक ही में दर्शा दिए। थोड़ा अच्छा होगा कि जैसे आप थोड़ा विशेषता अलग से बता देते, लाभ अलग से बता देते तो ज़्यादा अच्छा होता। या जैसे मान लो कि ऐसे वाला ट्री डायग्राम बना देते, इसमें विशेषता बता देते, एक पॉइंट पर इधर लाभ बता देते, तो ज़्यादा अच्छा होगा। जितना क्लियर तरीके से लिखो उतना ज़्यादा होगा। जागरूकता में वृद्धि है, कार्यों में तेजी है, अब लागत और श्रम में कमी आती है, गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान, ठीक है, ये पॉइंट सब ठीक है। परंतु ये चीज़ यार थोड़ा अलग से क्लासिफिकेशन करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। चुनौतियाँ आपने लिखी, साक्षरता की कमी है, तो इसमें ये मत लिखो, आप डिजिटल साक्षरता, समझ में आया? डिजिटल साक्षरता है तो स्वाभाविक सी बात है, ई गवर्नेंस को रोकती है, तो आप डिजिटल लिखो इसमें, ये वाला नहीं, ठीक है। ये भी चीज़ लिखो, डिजिटल साक्षरता का अभाव है। आधारभूत अवसंरचना की विकास की कमी है, जागरूकता की कमी है। भारत में लगभग 50% जनसंख्या हिंदी भाषा समझती है, लेकिन ये सूचनाएं ज़्यादातर अंग्रेजी में होती हैं, ठीक है। आप देखो इतना पॉइंट लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट यहाँ पे लिखो भाषागत समस्या है बस, ये चीज़ भी याद रखना। डायरेक्ट इतना लिखो, वो समझ जाएंगे। ब्रैकेट में डाल दो अंग्रेजी, ठीक है। इससे आप क्या होगा, एक तो आपका क्वेश्चन आप कम टाइम लगेगा, इसी बात बस इतना आपको उतना एग्जामिनर को इतना दिखाना है कि बस आपको आता है, बस इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चुनौतियाँ क्या है, फिर उसके बाद में इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी है, अभी भी साइबर सुरक्षा को लेकर खतरा है, ठीक है। ई गवर्नेंस से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया, जिसे कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ता। थोड़ा देखो अच्छे वर्ड यूज़ करो, ये सही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा याद रखना। फिर उसके बाद में एक चीज़ याद हमेशा याद रखो, जब भी ऐसा चैलेंजेस अगर दे दिया है, ठीक है, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन की डिमांड चैलेंज थी, तो आप जैसे मान लो वे फॉरवर्ड जरूर लिखो आप, ठीक है। कंक्लूजन में आप इन चीज़ों को इन्वॉल्व करो, या वे फॉरवर्ड एक अलग से लिखो, ये जरूर लिखना चाहिए जब भी चैलेंजेस अगर पूछ रहे हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल मिशन ब्रॉडबैंड का बिछाया जाना, मोबाइल फोन का महाविद्यालय में वितरण किया जा रहा है, इससे लोगों में सरकार से जुड़ने का भाव महसूस हो रहा है। नहीं, थोड़ा ये कंक्लूजन और अच्छा करो, और वे फॉरवर्ड जरूर लिखो, भाई सभी डिजिटल एजुकेशन को अपन बढ़ावा देंगे, ठीक है। और सभी के मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी उसको जैसे डिजिटल इंडिया मिशन है उसको प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे तरीके से आपको 3-4 सॉल्यूशन देने चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये चीज़ याद रखना। एक तो इसमें देखो क्वेश्चन के एड्रेस डिमांड को अच्छे से करो, ठीक है। आपने इसमें दोनों में एक ही कर दिया, ये सही तरीका नहीं है, आपको अलग अलग करना चाहिए था यहाँ पे। दूसरी बात, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कंटेंट अभी रीच करोगे, धीरे धीरे पढ़ोगे तो थोड़ा भाषा का, मैं फिर बार बता रहा हूँ, मेरे जो नोट्स दिया हो ना ऐसे के, वो पढ़ो आप। उसमें मैंने क्या किया है, देखो हिंदी मीडियम में दिक्कत यही है। अब जैसे आपने ये नॉर्मल कतारों में खड़ा, ये अब ये सही नहीं है, तो अच्छे वर्ड यूज आपको वहाँ से लगभग मैंने 20,000 के समथिंग वर्ड्स तैयार किए हैं, कहीं कहीं से छाट छाट के, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, उन वर्ड्स का यूज करो, वो जाके पढ़ो, वो मेरे ऐसे वाले नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपको, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो। डेली देखो डिपेंड करता है आप कैसे करो। जैसे आप है ना डेली है ना, मेरा मानना कि अब जैसे अभी ये मान लो 4 महीने हैं, तो अभी 1 घंटे में आप 5 क्वेश्चन लिखने का ट्राई करो, लगातार लिखा करो, ऐसे नहीं कि अलग अलग एक अब मान लो 5 मिनट में लिख लिया, ऐसे मत करो। 1 घंटा आप प्रॉपर बैठो, उसमें 5 क्वेश्चन का टारगेट करो, फिर जब 5 क्वेश्चन लिखने लग जाओ, फिर 6 क्वेश्चन को ट्राई करो। मेरा मानना है कि 1 घंटे में 7 क्वेश्चन लिखने की आपको आनी चाहिए, तब जाके आपका पेपर कंप्लीट होगा। तो ये चीज़ डेली ज़्यादा ऐसे मत करो कि आप 5 मिनट टाइम मिला तो 5 मिनट ऐसे मत करो। आप रेगुलर लिखो और डेली टारगेट बना के करो, वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, जितना डेली लिखोगे। और दूसरी बात है कि जो भी मैं इनपुट बता रहा हूँ उनको जरूर इन्वॉल्व करते चलो, और थोड़ा कंटेंट पे भी काम तो धीरे धीरे हो जाएगा, कोई बात नहीं। अभी प्रेजेंटेशन आपको सीखना है, ठीक है। अब शिवम का भी कॉपी चेक कर देते, उसका भेजा था उसने। देखो
वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए। अब इसमें परिचय की बात थी, तो वैदिक साहित्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों का एक विशाल संग्रह है जो कि आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन के संबंध में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, अब इन्होंने नॉर्मल एक से दे दिया, यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल भी दिया जा सकता है जैसे करके। तो इन्होंने अलग से ऐसे दिया कि वेद जो है ज्ञान के प्रतीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन, सामवेद राग व गीतों पर केंद्रित है, यजुर्वेद यज्ञ कर्मकांड व मंत्र है, अर्थवेद है कई रोगोपचार व तंत्र के बारे में। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखा है, प्रत्येक वेद के साथ एक ब्राह्मण है, संलग्न। कभी ये क्या रखना, एग्जाम में इस टाइप से चीज़ों से बचना, ये थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब ये ठीक है, धीरे धीरे अभी हो रहा, कोई इशू नहीं, पर ये चीज़ें जितना मिनिमम एरर होगी उतना ज़्यादा बढ़िया होगा, ये चीज़ याद रखना, ये कैपिटल नहीं होनी चाहिए। ऋग्वेद तैत्तिरीय ब्राह्मण है, यजुर्वेद तैत्तिरीय ब्राह्मण। अब देखो यहाँ पे ठीक है, अरण्यक लिखा है, वेदों से जुड़े ग्रंथ थे, रहस्य ग्रंथ थे। थोड़ा मेरा मानना है कि देखो ध्यान से समझना, परिचय दीजिए ना, तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चनों में थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा कि आप पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखो, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, और मेरा मानना है कि जैसे एक्सप्लेन करने वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आप पैराग्राफ में लिखना चाहिए। उपनिषद हो गए, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग, दर्शन तत्व में। अब ये देखो पूरा फैक्चुअल लग रहा है, इसमें मेरा मानना है कि शिवम को थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है इस वाले पार्ट में, थोड़ा अच्छे से। अब देखो कंक्लूजन इतना बड़ा नहीं लिखना है। ये चीज़ भी याद रखना कि इंट्रोडक्शन और जो कंक्लूजन 3 लाइन से 3 या 4 लाइन ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ हमेशा याद रखना। उससे आपका मैच्योरिटी शो होता है, क्योंकि जितना आपका मैच्योरिटी बढ़ेगा ना उतना कंक्लूजन और जो इंट्रोडक्शन है वो बनना चाहिए। उपयुक्त वैदिक साहित्य भारत के समृद्ध साहित्य विरासत की अमूल्य धरोहर है, जिसने आगे के साहित्य रचना के लिए आधार प्रदान किए हैं। भारत को वैश्विक पहचान और विश्व गुरु बनने की राह में एक प्रमुख पहलू के रूप में स्थापित किया। ठीक है, परंतु थोड़ा और सुधार करें, इसमें कंटेंट पे काम करने की जरूरत है। हाँ, इस वाले क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। देखो इसमें बहुत सारा स्कोप है आपको सुधार करने का। नागा शैली के मंदिरों की वास्तुकला की विशेषता को वर्णन कीजिए। अब देखो पहली बात तो विशेषताओं को वर्णन करना है, डिस्क्राइब करना है। अभी डिस्क्राइब करना तो पॉइंटों में मत लिख देना। हाँ, मतलब पॉइंट इन द सेंस ऐसे नहीं एक लाइन का पॉइंट लिख दिया, थोड़ा आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, पहली बात। ठीक, दूसरी बात देखो इसमें जो इसकी कमी थी मैं उस दिन बताया था। देखो पहली कमी है इसको, एक तो नागा शैली वाला जो मंदिरों का थोड़ा ना बेसिक ही बनाओ आप। ठीक है, ये नागा शैली का ऐसा होते हैं मंदिर। द्रविड़ शैली के अगर मान लो कि पूछे तो ऐसे पीरियड नुमा होता है। ठीक है, ऐसे छोटा सा डायग्राम बनाओ, पर जरूर डायग्राम बनाओ। एक तो ये डायग्राम आपको इन्वॉल्व करना था इसमें। ठीक है, दूसरा जो है आपको इसमें करना था इंडिया का मैप बना के। अब देखो जरूरी नहीं कि बड़ा ही आप मैप बनाओ, इंडिया का मैप बनाओ आप आराम छोटा सा, और उसमें दिखा दो भाई यहाँ विंध्य पर्वत से लेके यहाँ तक था नागा शैली। थोड़ा बहुत इसमें दिखा दो कि भाई नागा शैली थी, फिर बेसर शैली यहाँ पे होती है, द्रविड़ शैली यहाँ पे होती है। ठीक है, तो ऐसे करके दिखाओगे। फिर दूसरी बात, जैसे मान लो इन्होंने एग्जाम्पल जो लिखे हैं उसमें थोड़ा बहुत मैप में शो कर दो कि ये जो बृहदेश्वर मंदिर है। ठीक है, अगर आप पुरी में भी जाओगे तो वो भी नागा शैली में है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं पहले बता रहा हूँ कि लगभग आधा से 1 नंबर बढ़ जाता है आप जैसे ये बनाओगे। और कंटेंट आप लिख रहे हो तो वो चीज़ें मतलब बहुत फर्क पड़ता है इन चीज़ों का। नागा शैली प्राचीन भारतीय मंदिर के निर्माण की शैली है जो उत्तर में हिमालय से दक्षिण में विंध्य श्रेणी तक रहा। इस शैली के पराकाष्ठा खुजारों के मंदिर में दृश्यमान है। ठीक है, इंट्रोडक्शन सही है। अब जैसे इंट्रोडक्शन लिखते हैं आप यहाँ पे पहले तो ये डायग्राम बनाते, साथ में फिर इसके बाद 1-2 पॉइंट लिख के बाद में मैप से ये दर्शा देते तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। संपूर्ण मंदिर एक विशाल चबूतरे वेदी पर निर्मित। देखो विशेषता जैसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम बना दो, फिर डायग्राम जब बना दोगे तो उसका पहले डिफाइन करोगे तो अच्छा रहेगा। और दूसरी बात इसमें जैसे इन्होंने बाद में एग्जाम्पल भी दिए हैं, तो मैंने बोला भी तो उस दिन कि ये जो है आप मैप में शो करो, मैप में शो करो, ये फ़ायदा मिलेगा आपको। ठीक है, और तो ये सब पॉइंट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ गंगा सिंह जो था यूपीएससी 2016 का टॉपर था शायद, 32 रैंक थी उस टाइम हिंदी मीडियम में। तो उसने बहुत अच्छा डायग्राम बनाया था इसका, नागा शैली का। उससे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था तो उसी का उसने बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया था जो एनसीईआरटी में भी दिया है। उसने चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होता है, ऐसे करके बहुत अच्छा सा डायग्राम बना दिया था। जितना वो डिपेंड करता है कि आपकी आर्ट अच्छी है तो ठीक है, कोई नहीं, नॉर्मल डायग्राम भी सही काम चल जाएगा। आप यहाँ पे दर्शाना पड़ेगा। पर तो अगर आपके मान लो थोड़ा ड्राइंग अच्छा है तो अगर फटाफट बना सकते हो, जिसमें प्रदक्षिणा पथ बना लिया आपने, ठीक है, एक सीकर हो गया, इस तरीके से बना सकते हो तो और ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो ये दूसरी बात, ये चीज़ जो है आपको मैप में शो करनी पड़ेगी। ठीक है, अरे मैं फिर बता रहा हूँ ये चीज़ों से बचो। ठीक है, फिर इन्होंने क्या लिखा है, अतः मंदिर निर्माण की नागा शैली जो सामान्य तो उत्तर भारत में ही प्रचलित रही ने भारतीय स्थापत्य को निश्चित ही समृद्ध किया है, जिसका प्रभाव हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी देखा जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये देखो कि वर्णन कीजिए। ठीक है, और तो सबको सही है, 2 चीज़ें यहाँ पे थोड़ा इन्वॉल्व करनी चाहिए, एक मैप इन्वॉल्व करनी जरूरत थी, और जो है नागा शैली में चित्र बनाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ, डेली आप लोग लिखो तो तभी फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना डेली। यार मैं फिर बता रहा हूँ, थोड़ा 5 क्वेश्चन लिखने का जरूर करो, फिर धीरे धीरे 6 क्वेश्चन पे जाओ, फिर 7 क्वेश्चन पे करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है,
चलो ठीक है, Yes, फिर sir. आप पढ़ाई कीजिए फिर, है ना। ओके बाय। Okay, sir. Thank you, sir.